नमस्कार। महात्मा गांधी को लेकर मेरी एक पुस्तक संवाद पुरुष गांधी सस्ता साहित्य मंडल से इस वर्ष प्रकाशित हुई। उस पुस्तक पर मैंने अपने इस चैनल पर कभी चर्चा की है। मैंने उस पुस्तक में यह बताना चाहा है कि हमारे समय में गांधी को जितना ही नकारा जाएगा, जितना ही उन्हें परे हटाने का प्रयास किया जाएगा और जितना ही दूषित किया जाएगा, उतना ही वे अकलुष रूप में लौट लौट कर हमारे पास आएंगे। उतनी ही तीव्रता से किसी एक तबके में उन्हें स्वीकार करने की आवश्यकता का अनुभव होता रहेगा। एक ऐसी फेंकी हुई गेंद की तरह, जिसे हम जितने ही वेग से फेंकते हैं, उतने ही वेग से वह हमारे पास लौट कर आती है। उस प्रकृति की तरह, जिससे हम जितना ही दूर जाते हैं, उसे रौंदते हैं, दूषित करते हैं, वह हमारे पास उसी तरह लौट कर आती है। एक चेतावनी की तरह वह आती है, बाढ़ बनकर के वो हमारे घरों में घुसती है, चेताने के लिए कि गलत किया है तुमने। भूकंप के रूप में हमें झकझोरती है, पहाड़ों के दरकने में, भूमि के स्खलनों में, जिनमें कि शहर के शहर खत्म हो जाते हैं। प्रकृति हमारे पास आकर हमें पुकारती है कि एक बार फिर मेरी आवाज सुनो। गांधी उसी तरह हमारे पास लौट लौट करके आते हैं, अपनी अनुपस्थिति में उतनी शिद्दत के साथ अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हुए। मैंने कई उदाहरण भी दिए कि किस प्रकार से गांधी इस देश की धरती में, उनकी चेतना इस तरह रमी हुई है कि उसे रोंदते हुए भी हम जाएंगे, तब भी वह असमाप्य है। इसका एक उदाहरण तो, या कई उदाहरण मेरे सामने हैं, कम से कम प्रकाशनों के रूप में जो काम हो रहे हैं, उनका तो उल्लेख इन पुस्तकों में है ही। पर गांधी पर 4 पुस्तकें मेरे सामने हैं जो अभी अभी पिछले 2-1 महीने में ही कदाचित छप करके आई हैं। उनमें से पहली किताब पीयूष बबेले की है। गांधी, सियासत और सांप्रदायिकता, ये इस किताब का नाम है। पीयूष बबेले अच्छे पत्रकार रहे हैं और नेहरू मिथक और सत्य के वे चर्चित लेखक हैं। यह किताब बहुत बड़ी है और संपूर्ण गांधी वाङ्मय तथा गांधी साहित्य, उसका अध्ययन करके एक महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत यह लिखी गई है। संपूर्ण गांधी वाङ्मय के मुझे लगता है कि 71 खंड विशाल आकार में देखे गए हैं इस किताब की तैयारी में, और ये उन सबको पढ़ना चाहिए जो गांधी के बारे में कुछ तो भी उछालते रहते हैं मीडिया पर, और मनगढ़ंत बातें भी कई बार उनके बारे में खुशी-खुशी कहते हैं, प्रसन्न होकर कहते हैं। सुकून मिलता है कीचड़ उछालने में। इस कीचड़ उछालने की प्रवृत्ति किस तरह से आती है हमारे भीतर, कैसा सुख उससे मिलता है हमें, इस पर मैंने अपने इस चैनल पर कई व्याख्यानों में चर्चा की है। निंदा के नरक में, उस नरक में रहने का सुख हम पाते हैं। हमारी सबके भीतर वह निंदक होता है। एक निंदक तो संतों, अघोर
अघोरियों के बीच, परमहंसों के बीच भी होता है, जो अपने आप पर भी उसी तरह हँसता है। एक निंदक होता है जो कीचड़ में खुद लिथड़ा हुआ है और उसको उस कीचड़ को दूसरों पर उछालने में आनंद आता है। हम सभी उसी तरह के कीचड़ में लिथड़ते चले जा रहे हैं, हमारा समय ही कीचड़ में लिथड़ते जाने का समय है। ऐसे में गांधी लौट-लौट करके हमारे पास आते हैं उस कीचड़ को हमसे हटाने के लिए। पीयूष बबेले की किताब पर मैं कभी अलग से बात करूँगा, क्योंकि बहुत जटिल प्रसंग इसमें अनेक हैं और जो विसंवाद गांधी को लेकर खड़े किए जाते हैं, उनका जवाब देने की कोशिश पीयूष बबेले ने की है। नंदकिशोर आचार्य हिंदी के जाने-माने कवि हैं, समीक्षक हैं, इतिहासविद हैं। अहिंसा दर्शन पर उन्होंने बहुत काम किया है, गांधी पर उनका लेखन, बहुत पुस्तकें उनकी हैं और 3 किताबें अभी-अभी उनकी प्रकाशित होकर के मेरे पास आई हैं। अहिंसा इतिहास का सार तत्व, स्वराज आधार और आयाम और न्यासिता। गांधी के दर्शन को केंद्र में रख कर के तीनों पुस्तकें लिखी गई हैं, महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और इन पुस्तकों को पढ़ कर के मेरे मन में ये बात आती है कि गांधी कितने बड़े दार्शनिक हैं। दार्शनिक की जो बंधी बंधाई छवि है, अपने चिंतन में, सोच में, किताबों में डूबे रहने वाले समाज से कटे हुए एक व्यक्ति की, उससे बहुत अलग तरह के वे दार्शनिक हैं जो समग्र दर्शन देते हैं। आर्थिक मोर्चों पर, आर्थिकी की दृष्टि से, इकोनॉमिक्स की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, सोशियोलॉजी की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, नृतत्व शास्त्र की भी दृष्टि से, इतिहास से, वे एक संपूर्ण दर्शन देने का प्रयास, संपूर्ण दर्शन गांधी देते हैं, जो कि आज हमारे लिए बहुत उपादेय हो सकता है। अहिंसा इतिहास का सार तत्व इस किताब में इतिहास कैसे बनता है, इतिहास दर्शन पर विचार करते हुए इस बात को समझने का, समझाने का प्रयास नंदकिशोर आचार्य जी ने किया है और क्यों अहिंसा इस इतिहास में सार है, यह वे तार्किक दृष्टि से बताना चाहते हैं। इतिहास को जानना मनुष्य को जानना है, मनुष्य के सार तत्व को जानना है और सभ्यता को समझना, सभ्यता के विकास को समझना और उसमें फिर अहिंसा की उपस्थिति कितनी, कहाँ और कैसे आवश्यक है। इस बात पर विचार करते हुए आचार्य यह मानते हैं कि इतिहास की गति लक्ष्योन्मुख हुआ करती है। बहुत सारे आधुनिक दार्शनिकों के उन्होंने उद्धरण दिए हैं, उनके मंतव्यों पर विचार किया है, बहुत अधिक उन्होंने पढ़ा है, ऐसा लगता है। कई हमारे समय के दार्शनिकों को वे उद्धृत करते हैं, भारत के भी चिंतकों में, विचारकों में, अरविंद को, यशदेव शल्य राय को और भी अनेक विचारकों को वे उद्धृत करते हैं इस दृष्टि से और इतिहास की जो विकास यात्रा है और उसकी लक्ष्योन्मुखता है, उस पर वे विचार करते हैं। इतिहास का नयार्थ जो इसका दूसरा अध्याय है, उसमें उन्होंने टी.एच. हक्सले और डार्विन, इन सब का जो इतिहास को लेकर के प्रतिपादन है, उस पर विचार किया है। तो पूरी सभ्यता की जो यात्रा है, विशेष रूप से क्रोपाटकिन का जो अध्ययन है और उसमें परस्पर सहकार की जो अवधारणा है, प्रेम कैसे उत्पन्न होता है इस सभ्यता में और सहकार की क्या भूमिका है मानव सभ्यता के विकास में। पशुओं में भी सहकार की भावना रहती है, मनुष्यों में सहकार की भावना रहती है। इतिहास की निर्मिति में सहकार की भावना क्या भूमिका अदा करती है और
क्यों फिर अहिंसा की अवधारणा से वह जुड़ती है? ये जो मनुष्यों की मूल अभिप्रेरणाएँ हैं, उन पर इतिहास की गति की दृष्टि से विचार किया जाए। एम.एन. राय, उनके मतों का विशेष रूप से उल्लेख यहाँ किया गया है और बुनियादी प्रश्न इतिहास बोध को लेकर के यहाँ उठाए गए हैं। किस प्रकार से मनुष्य में परिस्थिति को अपने अनुकूल बदलने की सामर्थ्य आती है। यह मनुष्य के स्वभाव और सहकार में काम करने की उसकी जो प्रकृति है, उसकी दृष्टि से विचार किया जाए। मनुष्य अपनी परिस्थितियों को अपने अनुकूल परिवर्तित, निर्देशित और नियंत्रित कर सकता है। यह बात यदि हम स्वीकार करते हैं तो मनुष्य के अनुकूल क्या है, इस पर विचार करना होगा और पूरी मनुष्य जाति के लिए क्या अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है, इस पर विचार करना होगा। तो मनुष्य में अनुकूलन की जो प्रवृत्ति रहती है, वह कहाँ सकारात्मक हो सकती है और कहाँ जो एक के लिए अनुकूल है, वह अन्य के लिए प्रतिकूल हो सकता है। इस दृष्टि से विचार करना चाहिए और जो सकारात्मक प्रवृत्तियाँ हैं और जो सहकार की भावना है, उसकी दृष्टि से इतिहास हम कैसे बदल सकते हैं, बना सकते हैं, इस पर विचार किया जाना चाहिए। ये जो विचार है, इनका असर हो सकता है, ऐसा इस पुस्तक को देख कर के मुझे लगा और अहिंसा का जो दर्शन है, वो पूरे विश्व का दर्शन बन सकता है। यह इस पुस्तक को अच्छी तरह से पढ़ा जाए, तो मानना पड़ेगा। तो ये सवाल उठता है कि अहिंसा और उसकी गुणात्मक अभिव्यक्तियों को मानव प्रकृति के विकास में अंतर्जात माना जा सकता है क्या? जैसे कि भूख एक सहज प्रवृत्ति है, तो अहिंसा और उसकी अभिव्यक्ति क्या हमारे लिए उतनी ही सहज है? गांधी तो यही मानते हैं कि वह उतनी ही सहज है। जो सारी विकृतियां और असहजताएं हैं, उनके कारण हम उसको दबाते हैं। क्योंकि मनुष्य में सामाजिकता है, यह तो सभी स्वीकार करते हैं। परस्पर सहकार की भावना है, परस्पर सहकार की भावना है तो अहिंसा उससे जन्म लेती है, परस्पर सहकार की भावना से, और सहज प्रवृत्ति वह उसी प्रकार से बनती है। कि पूरी प्रकृति में, विश्व में ही अहिंसा की एक सहज भावना है। यह इस पुस्तक में कहा गया है। पहले और दूसरे अध्यायों में इतिहास, इतिहास बोध, इतिहास का बनना, बनने की प्रकृति, प्रवृत्ति, इन पर विचार करने के पश्चात और इतिहास के नयार्थ पर विचार करने के पश्चात दूसरे अध्याय में, बाकी शेष अध्यायों में आचार्य अहिंसा के राजनीतिक, आर्थिक, समाजशास्त्रीय आयामों पर विचार करते हैं। तो किस प्रकार से अहिंसा राजनीति में, आर्थिकी में या अर्थशास्त्र में और समाज में, सामाजिकी में एक अनिवार्य तत्व और कारगर उपस्थिति अपनी दर्ज कर सकता है, अनिवार्य तत्व बन सकता है और कारगर उपस्थिति अपनी दर्ज कर सकता है, इस बात पर वे विचार करते हैं और तार्किक प्रणाली से उन्होंने साबित किया है। यह जो गुणगान की शैली में अहिंसा परमो धर्मः यह कहा जाता है, उस तरह की बात नहीं है। यह एक वैज्ञानिक सोच के तहत अहिंसा आज हमारे अर्थशास्त्र में, समाज दर्शन में और राजनीति में उससे ज़्यादा ज़रूरी है और उसको अपनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नहीं अपनाएँगे तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते रहेंगे। तो यह तो किया ही जा रहा है और पता नहीं चल रहा है कि हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरा है। जो पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है, वह सुखी अपने आप को मानता है। यह हो रहा है। तो प्रेम का नियम एक सहज प्रवृत्ति के तहत विकसित होता ही रहता है। हम हैं जो अपने लोभ के कारण उसको अस्वीकार करते हैं। असहजता में चूंकि हम रहते हैं, इसलिए उसको हम अस्वीकार करते हैं। और इतिहास में ढेरों साक्ष्य इस प्रकार के मिलते हैं, ऐसा आचार्य कहते हैं, जो ये सिद्ध करते हैं कि ये सारे जो मूल्य हैं, अहिंसा का, प्रेम का, सहकार का,
उनकी रक्षा के लिए मनुष्य में एक प्रवृत्ति है कि अपने आप को न्यौछावर करता है। प्राणियों में भी यह प्रवृत्ति है। प्राणी जो पशु जगत है, वो अपने आप को अर्पित कर देता है प्रकृति के लिए, विश्व के लिए, निसर्ग के लिए। मनुष्य में भी यह सहजात प्रकृति है, लेकिन जो विकृतियां हैं वे हमें दबोच लेती हैं। तो यह कुल मिलाकर के अहिंसा का इतिहास के सार तत्व के रूप में जो प्रतिपादन है इस पुस्तक में, यह विचारणीय है। दूसरी पुस्तक स्वराज, आधार और आयाम, यह है गंभीर पुस्तक है। और यह जिस प्रकार से अहिंसा की फलश्रुतियों पर, परिणतियों पर और आवश्यकताओं पर और उसके एक सहजात प्रवृत्ति के रूप में बनाए रखने की जो अहमियत है, जरूरत है, उस पर अहिंसा इतिहास का सार तत्व इस पुस्तक में विचार किया गया है। उसी तरह से स्वराज, आधार और आयाम इस पुस्तक में गांधी की जो स्वराज की अवधारणा है उसका व्यापक फलक में विचार किया गया है। स्वराज का स्वरूप जो वैदिक दर्शन है उसमें आधुनिक जो विचारक हैं उनकी तत्व मीमांसा में और स्वधर्म के रूप में स्वराज पर विचार करते हुए उसकी आधारभूत पीठिका क्या है स्वराज की, और कुल मिलाकर के कहना यह चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वराज है और व्यक्तियों के स्वराज से विश्व का स्वराज बनता है। व्यक्ति के भीतर स्वराज यदि नहीं रहेगा तो विश्व में भी स्वराज नहीं बन सकता है, चाहे जितनी स्वराज की बातें की जाएं। और यह व्यक्ति का स्वराज चूंकि विखंडित होता चला गया है हमारे समाज में, व्यक्ति अपने स्वराज को स्वयं आत्म संयम से इंद्रियों को वश में करके और अर्जित करता है। यह स्वराज तो प्राथमिक आवश्यकता है और यह स्वराज ये व्यक्ति का है या जो विकसित होता है तब विश्व में स्वराज आ सकता है और कोई उपाय नहीं है। गांधी यही कहना चाह रहे थे कि व्यक्ति का स्वराज आए, फिर कुटुंब का, कबीले का, परिवार का स्वराज होगा, ग्राम में स्वराज होगा, नगर में होगा, फैलते हुए वह राष्ट्र का स्वराज और विश्व का स्वराज बनेगा। और उसकी एक तार्किक प्रणाली हमारे समाज में, हमारे समय में हो सकती है। हवाई बात यह नहीं है। तो स्वराज्य मन का राज्य है, स्व तो आत्म है और उसका राज्य, तो यह उच्छृंखलता नहीं है, मनमानी नहीं है, और स्वशासन और आत्मनिग्रह यह है। और इसकी एक प्रक्रिया है जो हर व्यक्ति में होनी चाहिए। इसको हमारी जीवनचर्या में लाना चाहिए और यदि व्यक्ति का स्वराज होगा तो वह विकसित होकर के वैश्विक स्वराज में तब्दील हो सकता है। तो वह कण के बजाय क्षेत्र का आग्रह और बुनियादी अलगाव और बाह्यता ये कैसे आते हैं इस प्रक्रिया में, इस पर अनेक आधुनिक दार्शनिकों के मंतव्यों का हवाला देते हुए इस पुस्तक में आचार्य विचार करते हैं। और उन उन विचारकों में बोम है, उनकी होलोग्राम की जो अवधारणा या उदाहरण है उस पर यहाँ विचार किया गया है। समग्र क्रियाशीलता या होलो मूवमेंट और समग्रत्व शास्त्र होलोनमी, इसकी अवधारणाएं इस दृष्टि से बोम अपने दर्शन में विकसित करते हैं। लेकिन गांधी का जो दर्शन है वो अपृथक भिन्नता का दर्शन है कि पृथक न रहते हुए भी मैं भिन्न हूं। ये मनुष्य जाति के लिए बहुत आवश्यक है। और आधुनिक अनेक बड़े विचारकों ने अपनी अपनी दृष्टि से इस दर्शन को अपनाया है। और जीवन दर्शन इससे जो बनता है वो अंतर्वलयित जीवन दर्शन। समुद्र में जो वलय बनते हैं, पानी की गोलाकार लहरें चलती हैं और फैलती हैं, उस तरह से
एक लहर दूसरी लहर को जन्म देती है, दूसरी लहर तीसरी को। उस तरह से बूंद परिव्याप्त होती है समग्र समुद्र में। और पानी को तो अलग-अलग नहीं किया जा सकता है, समुद्र के पानी को। वह एक अखंड सत्ता है, उसी प्रकार से विश्व एक अखंड सत्ता है। उस महाविश्व में हम, महासमुद्र में हम उसकी बूंदों की तरह हैं और उससे हम जुड़े हुए हैं। इसलिए चूँकि हमारी सत्ता पृथक होते हुए भी अपृथक है, इसलिए हम जो कुछ करते हैं विश्व पर प्रभाव डालता है, विश्व को प्रभावित करता है। इसलिए हमारा स्वराज विश्व का स्वराज बन सकता है। कुल मिलाकर के उसकी प्रक्रिया कैसे हो हमारे समय में, इस पर हमारे ऋषियों मुनियों का जो दर्शन है उसमें तो उनकी जो अंतर्दृष्टि थी इससे वो जानते थे। और प्रकृति के निकट आना, प्रकृति के साथ रहना, यह कैसे हमारी जीवनचर्या में संभव हो। तो यह पारिस्थितिकी जो अवधारणा अब विकसित हो रही है, डीप इकोलॉजी की बात की जा रही है, उसको दर्शनों में तो रामानुजाचार्य ने अपृथक भिन्नता के द्वारा बताया ही था। लेकिन वैदिक दर्शन में अदिति का निरूपण जो किया गया है, एक देवता के रूप में अदिति तो पूरी प्रकृति ही है। और आधुनिक दार्शनिकों में अर्नेनेस अर्नेनेस जो जैवमंडल की एकता की बात करते हैं और पारिस्थितिकी आत्म की अवधारणा बताते हैं, इकोलॉजिकल सेल्फ की बात करते हैं। तो बहुत सारे जो आधुनिक विचारक हैं, वो किस प्रकार से जो गांधी के स्वराज की अवधारणा है, उसके जो विभिन्न आयाम हैं, उसके निकट आते चले जा रहे हैं। और इसलिए ये गलत नहीं है मानना कि कहीं न कहीं से किसी न किसी तरह से गांधी जो कह रहे हैं, उसके पास जो समझदार जानकार लोग हैं उनका सोच आएगा, आता जा रहा है और यह विश्व के सोच को प्रभावित करेगा। इस किताब में स्वधर्म क्या है इस पर चर्चा करते हुए स्वधर्म और स्वराज कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसको बताते हुए तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में आचार्य यह विचार करते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार से स्वराज का आधार बनता है। और गांधी की जो अवधारणा है समुद्री वलय की, दृष्टांत कितने मौजूद दृष्टांत देते हैं, प्रासंगिक सटीक दृष्टांत गांधी देते हैं। यह जो समुद्री वलय की अवधारणा है इस पर आचार्य ने अपनी दूसरी किताब में भी विचार किया है, जिस पर मैंने अन्यत्र चर्चा की है, और अपनी गांधी संवाद पुरुष गांधी शीर्षक पुस्तक में उसका हवाला भी दिया है। तो यह समुद्री वलय में जो वैश्विक समुद्री वलय है उसमें केंद्र में तो व्यक्ति होगा, लेकिन वह इस पूरे वलय की जो आकृतियां हैं उनसे संबंधित होगा, उनके लिए वह अपने आप को अर्पित करेगा और यह उसमें प्रवृत्ति ही होती है। तो स्वतंत्रता मनुष्य के बौद्धिक, नैतिक और सृजनात्मक सामर्थ्य के पल्लवन को बाधित करने वाले सभी भौतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक कारणों का क्रमशः लोप होते जाना है। यह जो स्वतंत्रता की अवधारणा है, यह विचारणीय है और स्वराज को अर्जित करने के लिए जब जब हम प्रयास करते हैं तो यह स्वतंत्रता प्रतिफलित होती है हमारी। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। तब व्यक्तियों के स्वराज का पूर्ण योग ही वैश्विक स्वराज बनता है। कुल मिलाकर के यह सार है। 5वें अध्याय में स्वराज के राजनीतिक आयाम पर विचार किया गया है और यह हमारे समय का एक जरूरी विमर्श है, क्योंकि जो संपूर्ण राजनीति हमारे समय की है, सारे विश्व में, भारत में भी और अन्य देशों में भी, वह स्वराज से बहुत दूर है, क्योंकि स्वराज उसमें नहीं है। गांधी जिस स्वराज की बात कर रहे हैं, क्योंकि राज्य संकेंद्रित जितनी व्यवस्था है वह हिंसा का प्रतिनिधित्व करती है और राज्य हिंसा को पोसता है, हिंसा पर चलता ही है। व्यक्ति के पास आत्मा होती है पर राज्य आत्मविहीन तंत्र होता है, इसलिए हिंसा से उसे विरत नहीं किया जा सकता। ये गांधी कह रहे हैं। गांधी जानते थे कि जो भी व्यवस्थाएं बनेंगी आजादी के बाद भी जो आएगा वो स्वराज नहीं होगा, क्योंकि वह हिंसा पर आधारित होगा और हिंसा उसमें होगी, हो रही है, होती है, क्योंकि वह आत्मविहीन तंत्र है। आत्मा का तो उससे लोप होगा, उसका अस्तित्व ही हिंसा में निहित है, यह वह कहते हैं। वे यहां तक कहते हैं कि लोकतंत्र और हिंसा साथ साथ
नहीं चलते। तो हिंसा यदि है तो लोकतंत्र नहीं है। सच्चा लोकतंत्र तो अहिंसा होने पर ही होगा, और अहिंसा तो नहीं है हमारे समाज में। जबरदस्त हिंसा का बोलबाला पूरी हमारी व्यवस्था में इस समय है, चाहे जो राज्यों की शासन प्रणाली है उसमें, जो हमारा जीवन है उसमें। हिंसा में डूबा हुआ हमारा समाज इस समय है। प्रकृति की हिंसा, मनुष्य के द्वारा मनुष्य की हिंसा, प्राणियों की हिंसा, हिंसा के कई विकट रूप हमारे समय में हैं। इसलिए गांधी कहते हैं कि जो राज्य आज नाम के लोकतांत्रिक हैं, उन्हें या तो खुल्लम खुल्ला सर्वसत्तात्मक बन जाना होगा, या अगर वे सचमुच लोकतांत्रिक बनना चाहते हैं तो हिम्मत करके उन्हें अहिंसक रूप धारण करना होगा। जो कुछ वो कह रहे हैं वो एक यूटोपिया लगता है। जो उनकी अहिंसक राज्य की अवधारणा है वह स्वप्न लगता है और बहुत दूर की कौड़ी लगती है। लेकिन उसके सिवा कोई उपाय ही नहीं है, नहीं तो सर्वनाश ही होगा। आदर्श राज्य में कोई राजनीतिक शक्ति नहीं होती, क्योंकि उसमें राज्य ही नहीं होता। यह भी गांधी कहते हैं। लेकिन उसके पीछे एक तर्क है, और हमारे ऋषि तो यही कहते ही आए। महाभारत में जो अराजक जनपद का स्वरूप बताया गया, कि जब राजा नहीं था, सरकार नहीं थी, तो किस तरह से शासन चलता था, वह धर्म का शासन होता था। उसमें सब सुखी थे। यह भीष्म महाभारत में कहते हैं। उस पर मैंने चर्चा अपनी उस पुस्तक में भी की है, अन्यत्र भी मैंने की है। आचार्य भी उस बात को कहते हैं। तो उसकी तरफ तो लौटना होगा, क्योंकि और कोई उपाय ही नहीं। अन्यथा तो आप सर्वनाश के पथ पर जाकर के उस कगार पर खड़े होंगे, जबकि खड्ड में आप गिरेंगे। और पूरी मनुष्य सभ्यता उस कगार के पास अब पहुंच रही है। इसलिए चेतना चाहिए। यदि नहीं चेतते हैं तो सभ्यता का विनाश होगा, जो कि हो रहा है। देखते देखते विनाश हो रहा है। किस तरह से पहाड़, नदियां, जंगल विनष्ट होते चले जा रहे हैं। इनके साथ हम विनष्ट हो रहे हैं, ये हम नहीं समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि हम तो बचे हुए हैं, हम सुखी हैं। तब प्रकृति चेताती है, हमारे घरों में बाढ़ के रूप में घुस कर के चेताती है। जब घुटने घुटने पानी नेताओं के घरों तक घुस जाता है, जो कि सबसे सुरक्षित लोग हैं, जेड प्लस सिक्योरिटी में चलते हैं, उनको क्या चिंता है। लेकिन प्रकृति तो वहां तक भी पहुंचकर दस्तक देती है कि सर्वनाश के पथ पर तुम चल रहे हो और चला रहे हो समाज को। तो चेतना तो पड़ेगा, क्योंकि कोई उपाय ही नहीं है। और जो सामूहिक विमर्श हो रहा है, केवल नंदकिशोर आचार्य का विमर्श नहीं है, केवल राधा वल्लभ त्रिपाठी का विचार विमर्श नहीं है। जिन 10, 15, 25, 30 दार्शनिकों को आचार्य उद्धृत करते हैं, उनका विमर्श नहीं है। ये समाज के भीतर एक चेतना है जो विमर्श कराती है, और उससे तो कतरा कर नहीं निकल सकते। उससे कतरा कर निकलेंगे तो सर्वनाश अपना करते जाएंगे। इसलिए प्रक्रिया क्या है कि सरकार के नियंत्रण से मुक्त होने का प्रयास करना इस स्वराज का पहला लक्षण है, पहली प्रक्रिया है। चाहे वह विदेशी राज हो, जैसा अंग्रेजों का राज था, या हमारे लोगों का राज हो, उसके अंकुश और उसके नियंत्रण से मुक्ति व्यक्ति की। यह संविधान को, कानून को मानना एक अलग बात है, लेकिन वह मेरी स्वतंत्रता को बाधित करती है सरकार, तो उस बाधा को हटाना और उससे मुक्त होना, ये व्यक्ति के रूप में मेरा कर्तव्य, ऐसा गांधी कहते हैं। इसलिए सत्याग्रह, चाहे वह अपने देश की सरकार हो, यदि वह व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करती है, जैसा कि सरकारें करती आ रही हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, तो उससे मुक्त करना अपने आप को, यह पहला कदम होगा इस स्वराज को पाने में। सार रूप में लोकतंत्र का अर्थ होना चाहिए सभी की आम भलाई के लिए सभी वर्गों के समस्त भौतिक, आर्थिक और राजनीतिक संसाधनों से जुड़ाव की कला और विज्ञान। तो यह जो विज्ञान और कला है, ये हमारे जीवन में जैसे जैसे आएगा, तो स्वराज की ओर हम लौटेंगे।
यह एक प्रक्रिया गांधी बता करके गए थे, असंभव नहीं है। और चूंकि असंभव नहीं, जो गांधी का है वो मात्र एक सपना नहीं हो सकता है, उसकी एक तार्किक प्रक्रिया तो हमारे समय में निरंतर घट रही है, वो सतह के नीचे है। और हम जो ऊपर ऊपर से नजर आ रहा है, उसको ही रियलिटी, उसको ही वास्तविकता समझते हैं। तो जो ऊपर ऊपर की वास्तविकता है वह तो निश्चित रूप से भयावह है ही, क्योंकि उसमें भी, जैसा एरिक फ्रॉम कहते हैं, आचार्य बताते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, वह किस तरह से मनुष्य को वस्तु में बदल रही है और हमारी संवेदनाओं को, अनुभूतियों को खत्म करके आदमियत ही हमारी खत्म करती चली जा रही है। जितनी भी तकनीक, गांधी यही कह रहे थे, आज के कई दार्शनिक और विचारक और वैज्ञानिक भी इस बात को जोर दे करके कह रहे हैं। तो यह एलियनेशन सिंड्रोम उन्होंने कहा, एरिक फ्रॉम ने, और बताया कि आज के औद्योगिक समाज में मनुष्य की निष्क्रियता उसकी प्रधान चारित्रिकता और व्याधि है। निष्क्रियता के कारण वह अपने आप को शक्तिहीन, अकेला और उद्विग्न महसूस करता है। टेक्नोलॉजी सब करती कराती चली जा रही है और हम निष्क्रिय होते चले जाते हैं। तो जितने ही हम निष्क्रिय होते हैं, उतने ही अपने स्वराज से और आत्म से हम दूर होते चले जाते हैं। तो व्यक्ति का ही नहीं तकनीकीकरण होता है। इस तरह से तकनीकी के जितना अधीन होता जाता है आदमी, उतना ही वह अपने स्वराज को स्वयं तो खोता ही है, लेकिन उतना ही समाज का तकनीकीकरण होता चला जाता है। समाज टेक्नोलॉजी के अधीन होता चला जाता है। ये पराधीनता है, पराधीनता में तो स्वराज नहीं है। तो यह कुल मिलाकर के मानव के स्वत्व के प्रति सांघातिक हिंसा है, जो कि सर्वनाश का सूचक है पूरी मनुष्य सभ्यता, हमारी संस्कृति के लिए और समाज के लिए। आचार्य की खूबी यह है कि वो एक दार्शनिक भी हैं और दर्शन शास्त्रियों का अच्छा अध्ययन करते रहते हैं। तो जो तार्किक प्रणाली है और गांधी की जो तार्किक प्रणाली है, उसका सहारा लेकर के प्रौद्योगिकी जो तकनीकी है, वह कैसे हमारे जीवन पर असर डाल रही है, हमारे मन पर, हमारी चेतना पर। और जो वैकल्पिक प्रौद्योगिकी विकसित की जा सकती है और की जा रही है कहीं कहीं, और जो गांधी करना चाह रहे थे और जो संभव था आसानी से, हमने ही जानबूझकर निहित स्वार्थों में, सत्ता की दौड़ में, पैसे के लोभ में, लालच में, सहज जीवन को छोड़ करके और उस प्रौद्योगिकी को अपनाया जो कि हमको अपने स्वराज से दूर करती है और हमारा सत्व हमसे छीनती है। तो उसके विकल्प में एक प्रौद्योगिकी हो सकती है, तकनीकी का इस्तेमाल ना हो, ऐसा गांधी कहीं नहीं कहते हैं। प्रशंसा भी करते हैं कि जो तकनीकी है वो कैसे हमारे जीवन को सहज, सरल बना देती है। जैसे उन्होंने, सिंगर साहब ने जो सिलाई मशीन बनाई, उसके बारे में कहा कि कितना अच्छा उन्होंने किया। उनकी पत्नी कितनी तकलीफ उठाती थी कपड़ों की सिलाई करने में, और उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जिससे कि सहजता, सरलता हो जाती है। वो अपने स्वत्व के, अपनी स्वतंत्रता के ज्यादा नजदीक वह स्त्री रह पाती है उसके कारण। हम अपनी स्वतंत्रता के, अपनी निजता के जितना नजदीक रह पाते हैं, ऐसी मशीनें और ऐसी तकनीकी ही होनी चाहिए। ऐसी बड़ी फैक्ट्रियां, कारपोरेट्स के जो उद्योग धंधे हैं, वो हमें उससे दूर करते हैं और प्रकृति का तो विनाश करते ही हैं, भयंकर विनाश करते हैं। और उस विनाश के पथ का हमने वर्ण किया, हमारी सरकारों ने, दुनिया ने, विश्व ने, विश्व बैंक ने जो लोन देता है बड़े बांध बनाने के लिए, उनसे क्या हुआ? शहर के शहर डूबे, शहर के शहर तबाह हुए और ज्यादा होते चले जा रहे हैं। हमारे पुरखे जानते थे, वो छोटे बांध बनाते थे, उनको तो हमने समाप्त होने दिया। वो तालाब बनाते थे गाँव में, जहाँ बनाना चाहिए वहाँ बनने देते थे। भोपाल में एशिया का सबसे बड़ा तालाब भोज बना करके गए, अपने आप बनता ही गया, क्योंकि पहाड़ों के नीचे शहर बसा हुआ है। हमने तो उसको पाटने का ही काम किया है, लगातार कर भी रहे हैं, खूब अच्छी तरह से उसको पाटने का काम अभी भी हम करते चले जा रहे हैं। इसको सुना नहीं जाता है। जो इन बातों को कहता है, उसको माना जाता है कि वह देश का दुश्मन है, समाज का दुश्मन है। लेकिन कौन दुश्मन है, यह तो समय बताएगा।
जबकि नाक के नीचे तक पानी आ जाएगा। जो पानी घरों में घुटनों तक आया है, और जब नाक तक आएगा, ऊपर की मंजिल तक पहुंचेंगे तब भी वो नाक तक पहुंचेगा। तब पता चलेगा कि कौन दुश्मन था देश का, वो कौन हितू था। अभी तो सावन के अंधों को हरा हरा सूझ रहा है, लेकिन जो बात मौजूद इस किताब में बताई गई है कि गांधी वैकल्पिक प्रौद्योगिकी कैसे स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम अपनाई जा सकती है सहजता से, और उससे क्या होगा कि अनवीकरणीय संसाधनों का अल्पतम इस्तेमाल हो। जो रिसाइक्लेबल साधन है उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, और जो रिसाइक्लेबल नहीं है, जिनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता है, उनके इस्तेमाल को हम कम से कम करें। हर आदमी ये कोशिश तो कर ही सकता है। ईमानदारी से कोशिश करें तो असर तो होगा ही, कई लोग मिलकर के कोशिश करें तो असर तो होगा ही। लेकिन हंसी में उड़ा दी जाती है इस तरह की बात कि क्या होगा मैं एक अकेला अगर करूंगा। ऐसा सभी लोग सोचते हैं तो कुछ नहीं होता है। एक आदमी सोचेगा तो उसके आसपास के लोग सोचेंगे तो कुछ होने लगता है, और होता भी है। तो यह रिसाइक्लेबल जो आइटम्स हैं, नवीकरणीय जो आइटम्स हैं, वस्तुएं हैं, उनका इस्तेमाल अधिक हो, अनवीकरणीय का इस्तेमाल कम हो। अल्पतम पर्यावरणीय हस्तक्षेप, इकोलॉजी में, इकोसिस्टम्स में हम कम से कम हस्तक्षेप करें। हमें दर्द ही नहीं होता। मुझे तो आश्चर्य होता है कि जो लोग धर्म की बात करते हैं, वो कितनी बेरहमी से आदेश देते हैं कि हजारों पेड़ कट जाएं, अमुक सड़क पर हजारों पेड़ कट जाएं। हमारा धर्म तो बताता है कि वो उसी तरह से जिंदा है जैसे आदमी जिंदा है। तो पेड़ को काटना, आदमी को काटना, पेड़ की हत्या, आदमी की हत्या। विज्ञान में भी जगदीश चंद्र बोस बता गए कि उसके भीतर वही चेतना है। मनुस्मृति भी यही बता गई कि जैसे हम महसूस करते हैं वैसे ही पेड़ महसूस करते हैं। महाभारत भी यही बता गया। उदाहरण में देता आया हूँ। पेड़ों की दुनिया में मेरी किताब है, मैंने उसमें उदाहरण भी इकट्ठे किए कि कैसे मनुस्मृति में, महाभारत में बताया गया कि जैसे आदमी के भीतर नाड़ियां, नसें, खून बहता है, उसी तरह से पेड़ों के भीतर उसी तरह का तंत्र होता है। अब तो ये माना गया है कि उनके भीतर याद भी होती है, स्मृति भी होती है, वे पहचानते भी हैं, वे संगीत को पहचानते हैं, अच्छे राग को वे समझते हैं। आदमी की तरह जीवित है पेड़, हर पेड़ आदमी की तरह है, हर नदी। तो उसको खत्म करना, उसको दूषित करना, कोशिश की जा सकती है कि अल्पतम पर्यावरणीय हस्तक्षेप हम करें। और ये दो स्टेप हैं। तीसरा कदम क्षेत्रीय अथवा उपक्षेत्रीय स्वावलंबन है। हर परिवार स्वावलंबी हो, अपने साधनों से अपना उत्पादन स्वयं करके जीवन यापन करे। तो एक पूरा मोहल्ला स्वावलंबी हो सकता है, गांव स्वावलंबी हो सकता है। ऐसा हो सकता है। अन्ना हजारे ने तो रालेगण सिद्धि में ये करके दिखाया ही। और भी कई गांव हैं जिनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो जब एक आदमी कर सकता है तो मोहल्ला कर सकता है, मोहल्ला कर सकता है तो गांव कर सकता है, गांव है तो आगे बढ़ सकता है। इसकी संभावना बनती है, और यही प्रक्रिया है, और कोई उपाय है ही नहीं। जो जिस विकट संकट में हमको लाके खड़ा कर दिया गया है, उसमें यही उपाय है। व्यक्तियों के पारस्परिक विच्छेद और शोषण का उन्मूलन उन्मूलन। कुल मिलाकर के 4 कदम गांधी की दृष्टि से बनते हैं वैकल्पिक प्रौद्योगिकी के द्वारा। और पूरी जो आर्थिक सामाजिक व्यवस्था, जो ढांचा बनाया जाएगा, उसमें ये अनुभव उसके भीतर रहेगा कि मनुष्य ईश्वर का एक अंग है, और अपने चारों ओर जीवों के प्रेम व्यवहार द्वारा अनंत से संबंध स्थापित करना उसका अंतिम ध्येय है। जितने परिणाम में हम जीवन की अनित्यता को समझते हुए अनंत के अनुरूप अपने कानून बनाते हैं, उतने ही अंश में अर्थशास्त्र स्थायित्व की ओर अग्रसर होता है। गांधी जो अर्थशास्त्र प्रस्तावित करते हैं, जो समाज प्रस्तावित करते हैं, जो राजनीति प्रस्तावित करते हैं, उसके अनुसार संविधान बनाना होगा। उसके अनुसार ये लाइफ फिलॉसफी उसमें इनकॉर्पोरेट, उसमें यह जीवन दर्शन उसमें समाहित करना होगा कि हम प्रकृति के अंग हैं, प्रकृति से हम अलग नहीं हैं। अणु से अणु संसार में प्रत्येक अणु दूसरे अणुओं से जुड़ा हुआ है।
तो हम एक को खत्म करते हैं तो हम भी उसके साथ खत्म होते हैं। इसको हमारे राजनीति दर्शन में, हमारी व्यवस्था में यदि समाहित नहीं किया गया, तो जितने कानून, जितनी व्यवस्थाएं बनते हैं, जितने भी राज्य बनते हैं, वो विश्व का विनाश, हमारा विनाश, अपने स्वयं का विनाश ही करते जाएंगे। कुल मिलाकर के यह किताब यही बताती है, गांधी के सहारे इसको स्थापित करने का प्रयास करती है, जो कि एकमात्र जीवन पद्धति हो सकती है। तीसरी किताब न्यासिता है आचार्य जी की, और जो ट्रस्टीशिप की या न्यासिता की अवधारणा है, उसके समाजशास्त्री, आर्थिक, अर्थशास्त्री, राजनीतिक सारे आयामों पर इस पुस्तक में विचार किया गया है, और क्यों, कैसे उसको अपनाया जाए, इस पर इस पुस्तक में विचार किया गया है। ये तीनों ही पुस्तकें प्राकृत भारती अकादमी जयपुर से इसी वर्ष प्रकाशित हुए हैं, इसी वर्ष प्रकाशित हुई हैं। और ये अहिंसा शांति ग्रंथमाला इस अकादमी ने आरंभ की। बहुत सारी पुस्तकें इसमें प्रकाशित हुई हैं और अच्छी पुस्तकें हैं। कम से कम इनके स्वाध्याय से भी चित्त में कुछ असर आता है और कुछ संकल्प बनते हैं, इसलिए साधुवाद के पात्र हैं प्राकृत भारतीय अकादमी के न्यासी लोग, नियामक लोग। न्यासिता की अवधारणा ही, जो अंतिम पुस्तक जिसकी मैंने बात की, जिसकी चर्चा इस किताब में की गई है, उसका पालन उन्होंने किया है। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को धन्यवाद।